नमस्कार। सियासत के शोले का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ फरीदाबाद में पहुंच चुका है विधायक जी के यहाँ पर। जी हाँ, विधायक जी से हम तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक निकल करके सामने आई हैं। उनका हम स्वागत कर लेते हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, सियासत के शोले में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे बुलेट पर सवार हों और उसके बाद जो फरीदाबाद की हकीकत है, कितना काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, वो तमाम बातें आप हमें बताएं। और सर, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसे हमें फॉलो करना है, इसके बिना हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। की शुरुआत करें, कैसा लग रहा है सियासत के शोले के बुलेट पे सवार होकर? नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा एक सोशल कॉज, क्योंकि चौथा स्तंभ है, इसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो राजनीतिक लोग या सरकारी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स कैसा काम कर रहे हैं उससे जनता को रूबरू कराएं। तो आपने ऐसे भरी गर्मी कहूँगा मैं कि आप ऐसा समय आपने चुना है और आपने खुद सड़कों पर उतरे हैं, तो हम लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है कि आपको हम सहयोग करें। और जो शहर की वास्तविक स्थिति है, आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं और हमारा उसके प्रति क्या नज़रिया है, वो आपको अच्छी तरह से। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप लोग जनता के लिए हरी धूप में उतरते हैं, तो हमने सोचा ये हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमें भी आना चाहिए हकीकत को सामने लाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो सर, सबसे पहले आप हमें कहाँ लेकर के जाएंगे? देखिए, आपका पूरा फरीदाबाद क्षेत्र में स्वागत है, जहां आप चलना चाहें। पर मेरा अपना मानना है कि हमारे सेंटर में YMCA से आप सेक्टर 11 में आप हैं, यहाँ से अगर आप हाईवे होते हुए YMCA से चलेंगे तो पूरा क्षेत्र आप कवर अप कर पाएंगे। वहाँ मार्केट भी पड़ेगा, 7-10 मार्केट। हमारा इंडियन ऑयल का कॉरपोरेशन का रिसर्च सेंटर है, जो कि नॉर्थ इंडिया नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। उसके सामने से भी आप निकलेंगे और उसके साथ ही लेफ्ट हैंड पे हमारा सेंटर सेक्रेटेरिएट है, सेक्टर 14-15 है। वहाँ से निकलते हुए आप पूरे फरीदाबाद में मेन ओल्ड फरीदाबाद तक हम जा सकते हैं। वो आपने देखना है कितना एरिया आपने कवर करना है। हम जहाँ आप चलना चाहेंगे वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो सबसे पहले YMCA जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम उधर का रुख कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे की क्या हकीकत है जो आप दिखाना भी चाहते हैं। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उसका भी जवाब हम आपसे चाहेंगे। यह सेक्टर 11 से हम निकल रहे हैं इस रोड से हाईवे की तरफ। हाईवे के बाद लेफ्ट हैंड पे अगर हम वेस्ट इसमें साउथ में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे हमारा YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ से लेफ़्ट से आप कहीं भी आप लेके चलेंगे कि आपकी जो ये वो भी वैन है, वो कहीं भी आप रिकॉर्डिंग करा सकते हैं क्षेत्र की। और मुझे भी सही इस क्षेत्र का जो मुझे विकास करना है, आपके माध्यम से मुझे अच्छा ही आपसे फीडबैक मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। निगम चुनाव नजदीक है, लेकिन ये निगम चुनाव ही कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा का एक रास्ता जो है वो तय करता है। यानी हम सीधे तौर पे कहते हैं एक लिटमस टेस्ट है। इसके लिए बीजेपी कितने तैयार? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं और फील्ड में जाके वो हमेशा काम करते हैं। सरकार कभी भी कोई चुनाव कराए तो उनको सोचना नहीं पड़ता, और जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, क्योंकि यहाँ इस समय 3 टायर सरकार बीजेपी की रही है। नगर निगम में भी बीजेपी के पार्षदों का बहुमत था, मेयर बीजेपी का था, और विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। तो वैसे तो हमें नहीं लगता, हम हमेशा तैयार रहते हैं, पर अब चुनाव आते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे हम भारी बहुमत से नगर निगम फरीदाबाद में चुनाव जीतेंगे। आवेदन कैसे मिल रहे हैं सर? क्योंकि मेयर हैं, उनका चुनाव इस बार सीधे होना है, कैसे देख रहे हैं उसे? आवेदन कितने ज्यादा है? क्योंकि चुनौती विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अंदरूनी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, पार्टी में मैं कहता हूं, जब कार्यकर्ता एक्टिव रूप से काम करता है तो हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि वो चुनाव में हिस्सा ले। तो जो लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे तो पार्टी में आवेदन करेंगे, और हमें लगता है कि पार्टी के बड़ी समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो हमारे लीडरशिप तय करेगा उसमें से एक ही व्यक्ति जिसको टिकट मिलेगा, उसके ही सब साथ लग के पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उसको विजयी बनाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है।
सर हम जिस रास्ते से निकल रहे हैं हम थोड़ा चाहेंगे कि देखिए कितना सा मलबा गिरा हुआ है, एक ऐसी जगह जो खाली है जो शायद खेलने के लिए बन सकती थी। तो ये सरकारी जमीन नहीं है मैडम, हमारे राइट हैंड साइड पे किसी का खाली प्लॉट है। ये अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी हम कमिश्नर से बात करेंगे। जो खाली प्लॉट्स लोगों ने खरीद के छोड़े हुए हैं और उस पर लोग मलबा डाल देते हैं खाली ज़मीन देख के, उसके लिए भी कोई कानून बनाएंगे। अगर ऐसे मलबे जहाँ पड़े रहते हैं उसके लिए प्लॉट मालिक पे या तो कोई वो फाइन करें या उसके लिए सफाई के लिए उनसे कुछ पैसा वसूल करें। ये आपने सही मेरे को बताया है, ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया है। मैं कमिश्नर एमसीएफ से बात करूँगा और इसके बारे में आपके इस माध्यम से भी वो सुनेंगे, ये वीडियो भी ज़रूर वो देखेंगे, कहीं ना कहीं पहुंचेगी। पर मैं अपनी तरफ से भी सब अधिकारियों को इसके बारे में इस पॉइंट आउट करूंगा। और इसी के साथ सर जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हम कांग्रेस के विधायक नीरज जी के साथ थे, उनके साथ उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कराया, दिखाया। हमने पूछा सर सड़कें टूटी हैं और एक जगह तो हम बचे भी हैं कि हमारी गाड़ी रुक गई वहीं पर, लेकिन हम वही जानना चाहते हैं। उनसे भी हमने पूछा, विधानसभा में आप है, विधायक आप है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो कहते हैं सरकार पैसा नहीं देती, सरकार पार्शलिटी करती है। नहीं देखिए, तो अब सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है भाजपा का, मनोहर सरकार का, उसके हम लोग उनकी तरह काम नहीं करते कि क्षेत्र विशेष पे वहाँ विकास होता था। अगर विधायक के लिए डेवलपमेंट को एक विधानसभा क्षेत्र में पैसे दिए जाते हैं बीजेपी के, तो सभी 90 विधायकों को दिए जाते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो। ये कुछ लोगों को, विरोधी लोगों को डेवलपमेंट से मतलब नहीं होता, उनको तो सिर्फ राजनीति चमकाने की बात होती है। 5 करोड़ रुपया सबसे पहले जब विधायक हम बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, तो सब विधायकों को दिए थे। अब आदर्श ग्राम योजना में जितने भी अब मेरी स्कीम चलती हैं, सभी विधायकों को बराबर का डेवलपमेंट होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ओछी राजनीति कोई राजनीति में ना करे, अपने क्षेत्र का विकास करने की तरफ सोचें। सर हाईवे तो अच्छा है, लेकिन इसी के साथ एनआईटी से ही जुड़ा हुआ एक रोड है जिसे खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, शायद आप ज्यादा वाकिफ होंगे उससे। नीरज जी का कहना था कि 900 मीटर और कम से कम 2.5 से 3 साल लगे उसे बनने में, और अभी तक बन के पूरी तरह से तैयार नहीं। और जबकि वही कार्यालय बीजेपी का जिला कार्यालय देखे तो 3.5 महीने में बन के तैयार। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस जो मंत्र बीजेपी की सरकार ने दिया है उसी के अनुसार काम हो रहा है। और मैं बदलता फरीदाबाद, आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको लगेगा कि नया फरीदाबाद बनने जा रहा है। जिस तरह के हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा फरीदाबाद मिले, उसी तरह का फरीदाबाद देने जा रहे हैं। मैंने फरीदाबाद में FMDA जो माननीय मनोहर लाल जी के चेयरमैनशिप में बनी है, हम उसमें सब विधायक साथी, MP साहिबान, हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो उसके मेंबर्स हैं। उसके FMDA के द्वारा मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी जो सड़कें बनाई जा रही हैं 100 फीट रोड से 100 फीट जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो सब FMDA को दे दी गई हैं। और FMDA के द्वारा रोडों का निर्माण होने जा रहा है और हो रहा है बड़ी तेज़ी से। अभी आप YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ मेरा विधानसभा क्षेत्र है। अब लेफ़्ट में हम मुड़ेंगे, वो FMDA के द्वारा रोड बनी है। आप देखेंगे कि किस तरह की रोड जो हमारी नई पीढ़ी चाहती है कि जहाँ पे सेंटर वर्ज हो, ट्रैफिक जाम ना लगे, पानी जो पानी है बरसात का, स्टॉर्म वाटर, उसके निकासी के लिए एक नाला बने, उसके बाद फुटपाथ हो, साथ में साइकिल ट्रैक बने। इस तरह की जो सोच है डेवलप्ड, क्योंकि हमारा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, पर हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम कम से कम डेवलप्ड रोड तो बना सकते हैं कि इसमें कोई भी आदमी इन रोडों पे आगे कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए और सरकार का पैसा दुरुपयोग ना हो। सर एक पानी की भी सबसे बड़ी समस्या है, जनता उसको लेकर के काफी ज्यादा नाराज दिखती है, क्योंकि कल जब हम गए थे सिटी पार्क में तो वहां पर जनता नाराज थी, कह रहे थे कि सीवर का पानी मिल करके पानी में आता है। देखिए, बहुत सी जगह हम लोगों ने जहाँ जहाँ ये समस्याएं आती हैं, जहाँ शिकायतें आती हैं, वहाँ हम नई पाइपलाइन डालने का काम करते हैं। और जो पुरानी सीवर लाइन पाइपलाइन डली थी, सीवर लाइन डली थी,
ओल्ड फरीदाबाद के क्षेत्र में, वहाँ हमने अधिकतर को बदलवा दिया है। पर ऐसी कोई शिकायतें आती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, तो हम लोग करते रहते हैं। इस जहाँ भी ये दिक्कतें आती हैं उनकी पाइपलाइंस वगैरह हम बदलवा देते हैं। इसी के साथ अगर हम ये देखें कि कई काम ऐसे हैं जो रह गए, गंदगी का आलम भी है, कई इलाके में हम घूमे भी। सर, ऐसे कौन से काम होंगे क्योंकि निगम चुनाव को लेकर के तैयारी है और निगम चुनाव से ही विधानसभा चुनाव का रास्ता क्लियर और पता चलेगा कि आखिरकार क्या रहेगा, जनता के मन में क्या है, किन ऐसे मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे जिससे जनता जो है वो कहीं ना कहीं खुश हो और वोट वापस से करे। 29 सीटों पर पिछली बार जीते थे, इस बार ज्यादा सीटें आपके पास आए। नहीं, निश्चित ही देखिए, जनता हमारी सर्वोपरि है। वो हमारे लिए जब मत करती है तो हमारे लिए भगवान का रूप होती है, और हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हमेशा फील्ड में रहते हुए हम लोग अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करा पाएँ अपने क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री से ज़्यादा विकास के लिए पैसा लेके आएँ, और वही मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, और उसी का नतीजा है कि इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी चौड़ी सुंदर रोड के बीच में हम चल रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में इसी तरह की रोड्स सेंटर वर्ग के साथ बनाने का हमारा अपनी सोच है, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस मकसद में कामयाब होंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमेशा अभी तक सुनने में आता था कि एक सरकार में शिलान्यास होता था और उसके लिए लोकार्पण के लिए अगली सरकार का इंतजार करते थे लोग। 10-10, 20-20 साल तक वो काम पूरे नहीं होते थे। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब भी जो काम हम शुरू करते हैं, उनका सख्त आदेश है कि उस काम को उसी टेन्योर में पूरा करना है। तो जितने भी हमने काम शुरू किए हैं, अधिकतर को हम समय सीमा में पूरा कराने की हमेशा प्रयास करते हैं। सर, इसी के साथ आपसे यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी एक हरियाणा के लिए कहें तो उनके लिए ये निगम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे पहले पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद आदमपुर में भले ही उन्हें वो जीतना मिल सकी हो, लेकिन निगम चुनाव से वो भरसक प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में एंट्री को लेके। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? और बाकी जेजेपी तो आपके साथ ही है। अगर मैं बात इनेलो पार्टी की भी कर लूं, क्योंकि परिवर्तन यात्रा उनकी तरफ से शुरुआत की गई है। देखिए, हर पार्टी का अपना सोच होती है, पर हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। वो फ्री की रेवड़ियों पर विश्वास नहीं करते, मेहनतकश लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी का सोच है वो देश के लिए हितकर नहीं है। भाजपा के लोग हमेशा देश प्रेम की बात करते हैं, और वो उसी राजनीति के तहत कई लोगों को झूठे लुभावने वायदे करते हैं। फरीदाबाद में तो विशेष रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से जो हमारे अब चुनाव होंगे नगर निगम के, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के सत्ता में आएगी। निगम चुनाव से हटके सर थोड़ा एक सवाल होता है जो हर किसी के जहन में है, क्योंकि फरीदाबाद एक पहला निगम तो रहा ही, इसके साथ साथ हम ये भी, क्योंकि अब गुरुग्राम से पहले ये शहर बसा, और उसके बाद भी अगर गुरुग्राम से देखें तो यहाँ की कनेक्टिविटी में वो बहुत पीछे है। अगर कोई भी सरकारी या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई कंपनी करनी चाहती है, तो वो गुरुग्राम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, लोकेशनल एडवांटेज गुड़गांव को मिला। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेज गुड़गांव में आए, और पहली सरकारों की नेग्लिजेंस की नीति थी कि उन लोगों ने फरीदाबाद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो 2014 में जब से भाजपा की सरकार आई है, फरीदाबाद में बड़ी तेज़ी से विकास हो रहे हैं, और पहला एक ऐसा शहर जिसके ईस्ट और वेस्ट दोनों में एक नेशनल हाईवे बन के निकल रहा है। और दिल्ली से जो नेशनल हाईवे शुरू होगा, दिल्ली बड़ौदा हाईवे, जिस 12 घंटे में हम लोग पहुंच पाएंगे बॉम्बे तक। और हम फरीदाबाद से, देखिए, आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे 1 साल के बाद में जिस शहर से 20 मिनट के अंदर अंदर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, देश की राजधानी, हमें किस इलाके से गुजर रहे हैं सर? ये हम YMCA से निकलने के बाद 7-10 मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है। आप देखिए, यहाँ भी हम लोग दोनों तरफ टाइल लगा के बड़ा इसको सुंदर बनाने जा रहे हैं। काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये देखिए सर, गड्ढे, देखिए ये जो इसमें रोड का, इसका भी आपको राइट हैंड पे ये रोड मेरा सेक्टर 3 तक जाएगा, सेक्टर 4 तक।
इसका भी टेंडर हमने दे दिया है, इसको हम दोबारा से ठीक करा रहे हैं। जिस तरह की ये रोड आपने देखी है उसी तरह की रोड राइट पे हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी ही रोड आपको दिखाई देगी, टेंडर प्रक्रिया में है। इस रोड को बनाकर जब हम चलेंगे अगले 6 महीने के बाद, तो जैसा एहसास हमें इस रोड पे हो रहा है उसी तरह का एहसास अपने राइट हैंड साइड में मिलेगा जी। बिल्कुल, ये MH1 न्यूज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया, क्योंकि ये ऐसी मूलभूत सुविधा है जो हर किसी को चाहिए, जरूरत है, और इसके लिए सरकार की तरफ, पार्षद की तरफ, विधायक की तरफ ही लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं। अब नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं स्थिति अगर हम देखें तो एक रोजगार की भी बात सामने आई थी, क्योंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान किया था कि जो हरियाणा के बच्चे हैं, कोई भी कंपनी हो, 75% आरक्षण, लेकिन लागू अभी तक उतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाया है। तो मैं तो फरीदाबाद के बारे में जरूर बात करूंगा कि मेरे यहाँ बेरोजगार इधर बहुत कम है। चाहे किसी प्रदेश के लोग आ जाएं, हरियाणा की तो बात छोड़ें, चाहे हमारे ईस्टर्न यूपी के लोग हों, MP के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, सभी को रोजगार मिला हुआ है। और तभी भी सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी 75% आरक्षण की बात थी। नहीं। देखिए, सब प्राइवेट सेक्टर, कोई अगर इंटरप्रेनर होगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो तो सब बाजार से ही उसको लेनी है, ओपन मार्केट से, तो सभी को काम देते हैं। और सरकार की जो इस समय पॉलिसी है, एंटरप्राइज पॉलिसी 2020 जो है, उसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए हैं। और नया कोई इंडस्ट्री अगर लगाता है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति जो हरियाणा के जो 75% एम्प्लॉयज़ अगर वो एम्प्लॉय करेगा तो उसका सैलरी और वेजेस का रीइंबर्समेंट भी सरकार ने देने की घोषणा की है। तो उससे बहुत बड़ा रोजगार हरियाणा में जनरेट होगा। जो भी नए एंटरप्रेनर आएंगे वो सब 75% की जो सीमा है उस तक नई एम्प्लॉयमेंट जरूर देंगे, क्योंकि पहली क्या है कि पहले लोगों ने जो एम्प्लॉयमेंट दी हुई है वो नई एम्प्लॉयमेंट में वो 75% दे पाएंगे। और जो नई कंपनी आएंगी उनके लिए ऐसी बात नहीं रहेगी, वो तो सारी नई एम्प्लॉयमेंट उनको देनी है, तो 75% का अपना जो उनका लिमिट है उसको वो जरूर पालना करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि निगम चुनाव हो, क्योंकि उसे पता है और डर है कि निगम चुनाव से पोल खुल जाएगी, उसका असर विधानसभा पे पड़ेगा। देखिए, मैंने वही बोला, विपक्ष को कुछ कहने के लिए नहीं है। पॉजिटिव माइंड से वो वाकई में जो कुछ कमियां उनको उजागर करें समझ में आता है, पर अनर्गल विचार प्रस्तुत करना कि अगर वो राजस्थान में जीत जाते हैं तो मशीनें खराब नहीं है, हरियाणा में हार जाते हैं तो मशीनों के साथ हेरा फेरी की है, तो इस तरह की EVM मशीनों के बारे में, जो एक स्टेट में जीतने के बाद वहाँ की EVM मशीनें बहुत अच्छी हैं, एक स्टेट में हारने के बाद मशीनें बहुत ख़राब हैं, तो इस तरह की मानसिकता के साथ जो लोग बोलते हैं वो उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ये 2022 का भारत है, मोदी जी का भारत है। यहाँ कोई भ्रष्टाचार की बात हम सोच नहीं सकते, काम पे विशेष ध्यान देना होता है हर आदमी को। और एक संत पुरुष जिसके विश्व में एक अलग पहचान है, पहले भारत को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, विदेश में जाते थे तो जब हम इंडिया की बात करते थे कोई इंडोनेशिया कहता था, कोई कुछ कहता था। आज मोदी के नाम से पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से भारत को देखता है। और देखिए, जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया 200 साल तक, वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को पछाड़कर भारत 5वें नंबर पहुंचा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और उन्हीं के नक्शे कदम पर माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा को चला रहे हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया और जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए उसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना की। अब देखिए, आप इतने लंबे रूट पे चल के आए हैं जिस पे पूरे फरीदाबाद के लोग चलते हैं। ये इस तरह की आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इंडियन ऑयल का सेंटर है, जहाँ पे रिसर्च के काम करते हैं इंडियन ऑयल के लोग, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। इसके सामने भी आप देखिए, लेफ्ट हैंड पे सेंटर सेक्रेटेरिएट है, रोड आप देख सकते हैं। पार्किंग के लिए ये अभी ओपन एरिया है, यहाँ पे अभी रैली वगैरह होती हैं, पर मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई प्लानिंग होगी सरकार की, तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
इसके पास भी कार पार्किंग लाने का हमारा विचार है, क्योंकि कोर्ट भी है यहाँ, सेक्रेटरीट भी है, तो पार्किंग की कमी हमें खल रही है। तो प्लानिंग की तरफ हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग कि यहाँ पार्किंग करा के जल्दी ही लोगों को सुविधा देंगे। और देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में एक नई उनकी सोच थी कि हम लोग अपने लोगों को कैसे उनका स्तर सुधार पाएँ, जो गरीब व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं। उसके लिए वो परिवार पहचान पत्र की परिकल्पना लेके आए और देखिए उन्होंने सोचा और उसको धरातल पे उतार दिया। इसी टेन्योर में उन्होंने सोचा मनोहर 2 में कि परिवार पहचान पत्र मुझे अपने लोगों के बनाने हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के परिवार के अनुसार पहचान पत्र बनवाए, एक यूनिट बनाई परिवार की, और कितनी उस परिवार की आय है, उस परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, तो 1,80,000 रुपये से कम की जिनकी आय थी, उन लोगों का डाटा बनाकर पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के रूप में एक स्कीम चलती है जिसमें 5 लाख रुपए तक का वो स्वास्थ्य के लिए पैसा देते हैं, उन्होंने उसको लिमिट को और बढ़ाते हुए 1,80,000 हरियाणा के लिए किया और ये घोषणा की कि जो पात्र व्यक्ति 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की आय वाले लोग हैं, उन सबको भी हम मैं 5 लाख रुपए की चिरायु कार्ड के रूप में ये सुविधा दूंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी उस सोच के कारण, परिवार पहचान पत्र बनाने के कारण हम लोग 29.5 लाख परिवारों की पहचान कर पाए, जिनमें 15.5 लाख परिवार पहले ऐसे थे जिनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ था। बाकी के 14 लाख के करीब परिवारों को नए कार्ड बनाकर हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका दर्शन था अंत्योदय। जब तक हम अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं कर पाएंगे, जब तक हम देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते। उन्हीं सबका जीवन स्तर उठाने के लिए, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर तरह से उनकी जीवन स्तर सुधारें। अब उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम लोगों को खाली खैरात नहीं देनी है, हम लोग उनको लोन मुहैया करा कर, जिस तरह से वो लोग अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई दुग्ध पालन करना चाहता है तो उनको भैंसों के लिए या पशुओं के लिए ऋण दिलाएंगे, कोई अपना व्यापार करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट का व्यापार करना चाहता है तो उसको लोन दिला रहे हैं, बैंक गारंटी देती है। इस तरह के अंत्योदय मेले पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने आयोजित कराए। सर, इसी के साथ आपने पहचान पत्र की बात की है, वही पहचान पत्र जिससे वार्डबंदी होती है, सीमा परिसीमन की जो तैयारी है वो की जाती है। दिक्कत कहाँ गई थी सर? क्योंकि जिस एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को आप लोगों ने काम दिया था, सरकार ने काम दिया था, उसे सही तरीके से काम नहीं किया और इस वजह से चुनाव में एक वजह ये भी है कि देरी हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, वार्डबंदी में परिवार पहचान पत्र को हम लाना चाहते थे पर उसको अभी ला नहीं पाए कोई विधेयक, क्योंकि पहले डोर टू डोर हमारी जो है जनगणना होती थी, एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो डोर टू डोर जाके उसकी जनगणना करे, उसी के हिसाब से वार्डबंदी बनी गई है। पर मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में है, उसके खिलाफ ही हमारे कांग्रेस के साथी के द्वारा या उनके कोई रिलेटिव ही हाई कोर्ट में गए थे जिन्होंने स्टे लिया था वार्डबंदी के ऊपर, और मुझे लगता है कि वो सब दिक्कतें अब मुझे दूर हो गई हैं। जल्दी जल्दी चुनाव होंगे और फरीदाबाद की जनता को हमारी लोकल सरकार मिल पाएगी। ये कोर्ट रोड बोलते हैं इसको। ये राइट टर्न सर किस साइड जाता है? ये सेक्टर 14 है मुझे लग रहा है। ये एक तरफ सेक्टर 14 पोस्ट सेक्टर 14 और 15 रोड है। ये अभी हम बीपीटीपी रोड से टर्न ले रहे हैं यहाँ से सेक्टर 14 सेक्टर 15 के लिए जी। और ये रास्ता है, देखिए रास्ता जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो रोड पे आपको देख रहे हैं दिक्कत है, अभी आपको भी चलने में दिक्कत हो रही है। इसका भी हमने टेंडर करा दिया है, इसको भी वो स्मार्ट रोड बनाने जा रहे हैं। जो डेवलप्ड रोड का मैंने आपको नाम लिया था, इसमें भी सेंटर वर्ज के साथ में हम लोग रोड बना रहे हैं, सीमेंटेड रोड बनाएंगे। जो लेफ्ट साइड में है पूरा रास्ता, राइट साइड में हमारे वो दिखाए, हाँ, वो सारा दिखा रहे हैं।
जी, इधर जो हमारे को अब जब डेवलप कर देंगे तो ड्रेनेज बनवाने के बाद जो पानी भरता है वो नहीं भरेगा और लोगों को चलने में सुविधा होगी। इसी समय हमें समझ में आ रहा है कि इसकी मरम्मत की जरूरत है, पर इसका नई रोड बनाने का टेंडर हमने देने जा रहे हैं। जी, अगले 1-2 महीने में काम शुरू करा देंगे इस रोड पे भी। 2 महीने में ये चीजें हो जाएंगी। हाँ, 2 महीने में बनानी शुरू कर देंगे। बनाने के लिए अगले 4-5 महीने लगेंगे, 6 महीने। सर, हमने पिछले चुनाव, चलिए 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में 40 वार्ड पे चुनाव, 29 पर आप लोगों की जीत, मेयर आपके, तमाम पार्षद आपके थे। इस बार कैसी उम्मीद है, कैसा स्वाद रहेगा निगम चुनाव का? देखिए, 3/4 बहुमत से हम लोग सत्ता में आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे सामने कोई विपक्षी टिक पाएगा, पर मैंने जैसे बोला कि फरीदाबाद की जनता तैयार बैठी है अपना पूरा प्यार भाजपा को देने के लिए, और कहते हैं चुनाव आने के बाद में आपको भी पता चल जाएगा कि दोबारा अपने लोकल सरकार में भाजपा की सरकार बनेगी। तो सर, हम कितने दिनों के बाद एक बार फिर से फरीदाबाद के इसी रास्ते का चक्कर लगाएं जो आप कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी? आप इसका 6 महीने बाद आप आएंगे तो आपको इसको नए रूप में रोड दिखाई देगी, नए रूट दिखाई देंगे। तो 6 महीने के बाद सियासत के शोले का जो ये बुलेट है एक बार फिर से इसी रास्ते पर अपने सफर को तय करेगा और ये देखने की कोशिश जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे कितने पूरे होंगे। क्योंकि सर, हमारा जो एक टैगलाइन है कि पार्षद क्या हुआ तेरा वादा, ये मैं आपसे तो नहीं पूछ सकती लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों को उम्मीद होती है अपने विधायक से, बहुत होती है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको वोट देते हैं वो। तो उसी लिए एक सवाल ये भी कि वादा पूरा होगा ना सर? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, हम भाजपा के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम ऐसी मुंह से कोई बात नहीं बोलते जिसको हम पूरा ना कर पाएं। अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि पहले उसको पूरी तरह से समझते हैं, उसके ऊपर अधिकारियों से चर्चा करते हैं, फिर उसकी घोषणा करते हैं। मैं जब आप इस रोड की बात कर रहे हैं, सेक्टर 14-15 की रोड इसको बोलते हैं, ये सीधी रोड ओल्ड फरीदाबाद तक जाती है, फिर विधानसभा क्षेत्र का स्मार्ट रोड है उस तक मिलती है। इसके लिए हमने सारी प्रोसीजर पूरा कर दिया है। टेंडर जो डालने से पहले की लास्ट प्रक्रिया है, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाए जाते हैं तो वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। सर, हम बच गए। हाँ, नहीं, ठीक बात है, गड्ढा आपने दिखाया। तो वो 16 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने जा रही है। 16 करोड़ से 18 करोड़ के बीच का इसका एस्टिमेट बना है। तो मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होगी इस तरह के कामों को सैंक्शन करने के लिए, उसमें वो सैंक्शन कर देंगे और वो टेंडर के अंदर में आ जाएगी। सर, ऐसा कौन सा 10 काम होगा जिसको लेकर के आप निगम चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, काम को लेकर सर? देखिए, काम तो इतने हैं कि उनकी मैं गिनती आप बताऊंगा तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि आपको घंटों उसको सुनते रहना पड़ेगा, और मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं होती, हर चीज़ मुझे पता है। कि आप देखिए, रोडों की जो हालत थी पहले, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हमने किया है। पौंड, जैसे मैंने बताया, जिसकी तरफ किसी ने बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं, जो हमारे विधानसभा के 3 तालाब, 2 बुढ़ैना गांव में, 1 सी गांव में, उनको हमने रिपेयर करके, रिपेयर नहीं, नई तरह से ही बनाया है। उसको पूरा खुदाई करके उसको बहुत सुंदर तरीके से एसटीपी लगा के काम करने का शुरुआत की है, काम चालू है उन पे। उसके अलावा बरहाई तालाब, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बरहाई तालाब एक बहुत ही धार्मिक मान्यता की स्थान है, उसमें काम हमने चालू करा दिया है। उसमें भी हम बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे उस तालाब का निर्माण कर रहे हैं, अखाड़ा बना रहे हैं, और इस तरह से ओपन जगह को डेवलप कर रहे हैं कि लोग वहाँ शाम को सुबह घूमने के लिए आएंगे। बहुत रमणीक स्थल बनने जा रहा है। इस तरह से फरीदाबाद ओल्ड में अभी तक भी कोई भी मल्टी लेवल कार पार्किंग पूरे फरीदाबाद जिले में नहीं थी। पहली बार फरीदाबाद जिले में मल्टी लेवल कार पार्किंग अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे, धरातल पर उतर चुकी है। अगले 2-3 महीनों में उसको जनता को समर्पित कर देंगे, जहां ऑटोमेटिक तरीके से कार आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जो जहां आपको जगह दिखाई देगी, एक जगह खड़ा कर दीजिए, उसको ऑटोमेटिक तरीके से जहां जगह होगी वो मशीन
मशीनों के द्वारा ही उसको ऊपर नीचे साइड में लेफ्ट राइट में उसको पार्क कर दिया जाएगा। बहुत सुंदर पार्किंग बनने जा रही है। ऐसे ही यहाँ का सर्किट हाउस, बहुत छोटा सर्किट हाउस था, क्योंकि उसमें सरकारी अधिकारी नेता वगैरह आते हैं, पर एक नया कंसेप्ट रखा है हमने कि वहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने जा रहे हैं सेक्टर 16 में, जिसमें हम अपने समाज के लोग भी अपने दुख दर्द में उसमें फंक्शंस कर पाएंगे। उसका भी हमने डिजाइन पास करा दिया है, टेंडर होने वाला है, तो उसका भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसका काम शुरू करा दें। ऐसे गिनती मैं अगर करूँगा तो अनेकों ऐसे काम हैं, पर मेन जो मेरा अपना फोकस है कि जो लोग सड़कों की वजह से परेशान रहते हैं, सबसे पहले मैं अपने फरीदाबाद क्षेत्र की जो मेन सड़कें हैं 100 फीट चौड़ी रोड, उनको पहले बहुत सुंदर तरीके से बना दूं, फिर अंदर की कोई रोड होंगी उनको ठीक कराएंगे। और एक पानी की जो बात है, हमेशा बहुत दिक्कत रहती है, पर हम लोगों के द्वारा माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 140 लीटर पानी पर व्यक्ति पर डे देने की हमारी कोशिश है। उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। बूस्टर्स में ऑटोमेटिक तरीके से पानी की हम क्वांटिटी मेजर कर पाएँ, स्काडा लगा के उसको मेजर कर रहे हैं। देखिए अब एक नई रोड पे आप आए हैं, ये कौन ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री चौक है। ये यहाँ पे पूरा रोड लेफ्ट में और राइट में इसको नया बनाया है डेवलप्ड रोड की वजह से। इसका भी टेंडर मैडम दे दिया है मैंने। इसको 16 और 17, राइट में सेक्टर 17 है, लेफ्ट में सेक्टर ये हमारे 16 है। इसको भी नई तरीके से हम रोड बना रहे हैं। वही एक ही टेंडर है वो जो मैंने बताया, ये नया बनेगा रोड, ये भी नया बनेगा, ये पूरा रोड नया बनेगा। चलिए, तो कई ऐसे काम हैं जो अभी लूप में है, जिसको होना बाकी है, और वही तमाम वादे यहाँ पर दावे किए भी जा रहे हैं। नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में, और तमाम आपने आश्वासन दिया है जनता को। इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के शोले का ये जो सफर है वो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक और नया इलाका, एक और नए पार्षद, एक और नए नेता, एक और नए विधायक जी से हमारी बातचीत होगी। जनता से भी मुखातिब होंगे, जाने की कोशिश करेंगे जनता क्या सोचती है निगम चुनाव को लेके, क्योंकि वहीं से विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो है सफर तय हो रहा है।